एटॉमिक फिजिक्स जल्दी से देख लेते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का जो मेन पॉइंट है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी, होल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर एंड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये मेन जो कंक्लूजन्स थे रदरफोर्ड मॉडल के वो ये है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। Shortcoming of Rutherford model: if electron is revolving around nucleus, so they have acceleration, and accordingly Maxwell electromagnetic theory says that accelerated charge should radiate energy and finally electron should lose energy and finally fall in nucleus. But that was not the case, so this is the problem with the Rutherford model. And hydrogen has lines in its spectrum. Rutherford model was not able to explain these lines. Mainly Bohr's important postulates were that electrons revolve around nucleus, but it cannot revolve in all the orbits. It specifically revolves in those orbits only in which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. And in these orbits, electron does not radiate any energy. This is called Bohr's quantization condition. And these energy states are called stable energy state. When electron jumps from one state to another state, it absorbs energy, and when it comes back, it emits radiation. That emitted radiation has energy equal to difference of the two energy state, which is equal to h nu. H is Planck's constant. This point also I want to share कि फ्रैंक एंड हर्ट्स एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट था जिसने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया। फ्रैंक एंड हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। nth ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का जो एक्सप्रेशन है वो डेरिवेशन में हो सकता है, लेकिन इस समय मैं तुमको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है nth ऑर्बिट में वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि फाइनली निगेटिव आती है। निगेटिव एनर्जी मीन्स दैट सिस्टम न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन आर बाउंड विद अट्रैक्शन फोर्स एंड इज स्टेबल सिस्टम। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के हाफ के बराबर होती है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। एनर्जी स्टेट हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन ग्राउंड स्टेट आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट्स। इस फॉर्मूले को लिखकर देख लो। ये फॉर्मूला जब किसी n1 स्टेट से n2 स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। Z एटॉमिक नंबर है और R रेडबर्ग कांस्टेंट है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल आता है और तुम्हें कहते हैं कि डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस है दो स्टेट के बीच जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है और तुम्हें लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है 12400 अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एमस्ट्रॉन्ग में होगी। जो इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइमन सीरीज़ व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू एनर्जी स्टेट n इक्वल टू 1। लाइमन सीरीज़ के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर n1 को 1 रख देंगे। और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कैसे कैलकुलेट होती है लाइमन सीरीज़ की? n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो और उसकी वेवलेंथ ये आती है। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ की है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन में मिलती है और उसकी वैल्यू ये आती है। इसके अलावा जो लाइमन सीरीज़ है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। बामर सीरीज़ व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू n इक्वल टू 2 एनर्जी स्टेट, और वेवलेंथ जो एमिटेड है वो बामर सीरीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है स्पेक्ट्रम का। उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला थ्योरेटिकली यूज़ करते हैं उसमें n1 को 2 रख देते हैं। ये सीरीज़ विजिबल रीजन में लाई करती है। ये पॉइंट्स तुमको याद रहें, इसके लिए इस वीडियो को पॉज कर करके जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ उनको साइड में लिखते जाओ। 2-3 बार लिखने से ये तुम्हें याद रह जाएगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो बामर सीरीज़ की है वो n इक्वल टू 3 से 2 में ट्रांजिशन में मिलती है 6563 एमस्ट्रॉन्ग। 12400 अपॉन डेल्टा ई लैम्डा मैक्सिमम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमेशा n इक्वल टू इन्फिनिटी से ट्रांजिशन होता है बामर सीरीज़ के लिए n इक्वल टू 2 में और लैम्डा मिनिमम 3646। इसके अलावा पैश्चन, ब्रैकेट और फुन सीरीज़ जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में ट्रांजिशन होता है, इस स्पेक्ट्रम में आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइंस मिलेंगी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब लोअर एनर्जी स्टेट से एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है, इस स्पेक्ट्रम में तुमको प्रॉपर स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसमें कहीं कहीं आपको ब्लैक एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ मिसिंग मिलेंगी। ये न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, इसकी शॉर्ट फार्मूला है Z² अपॉन n² 13.6। Z उसका एटॉमिक नंबर है जिसके एलजेस एलिमेंट के बारे में आपसे एनर्जी पूछेंगे और n वो एनर्जी स्टेट है।
वो जिस जिस एनर्जी स्टेट की एनर्जी पूछी गई है। तो हाइड्रोजन के लिए Z को आप 1 लिख देंगे और N को भी 1 लिख देंगे ग्राउंड स्टेट के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, एक बार वीडियो पॉज करके आप इनको देख लें। ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में किस तरह से कॉम्बिनेशंस हैं, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें लोअर एनर्जी स्टेट से ट्रांजिशन हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है। ये हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स हैं। इस क्वेश्चन को पढ़कर एक बार देख लो कि कैसे किया गया है। इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए।